साथियों नमस्कार। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं इंडियन इंग्लिश राइटर्स जो हैं उनमें, तो ये अपना दूसरा पॉइंट है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ है 7 मई 1861 को, और प्लेस जो था यानी जहाँ पे इनका जन्म हुआ है वो है जोरासंको ठाकुरबाड़ी, जो कि कोलकाता में है। वर्तमान में इसको कोलकाता बोलते हैं, पुराने समय में ये कलकत्ता कहलाता था, जो बंगाल प्रेसिडेंसी ब्रिटिश इंडिया के अंतर्गत आता था। ठीक है, अब देखिएगा इनका जो डेथ हुआ है वो हुआ है अगस्त 7, 1941, यानी इनकी जो डेथ हुई है वो 7 अगस्त 1941 को कलकत्ता में हुई थी। 80 साल की उम्र में इनकी डेथ हुई। पेन नेम इनका बानूर सिंह है, यानी जिसको सनलाइन बोलते हैं। ये गांधी जी के द्वारा दिया गया था नाम, गुरुदेव। गुरुदेव गांधी जी के द्वारा कहा गया है। लैंग्वेज ये जानते थे बंगाली, इंग्लिश, संस्कृत, ये ऐसी कई सारी भाषाएं जो है वो। ठीक है, अब देखेंगे दूसरा, जैसे इसकी जो फैमिली बैकग्राउंड है, फैमिली बैकग्राउंड में इनके पिता का नाम जो है वो है देवेंद्रनाथ ठाकुर। ठीक है, देवेंद्रनाथ ठाकुर इनके पिता का नाम है। फिर देखिएगा, जो कि अपने समय में एक लीडिंग फिगर हुआ करते थे ब्राह्मण समाज के और ब्रह्म समाज के और फिलोसोफर थे। माता का नाम इनका था शारदा देवी, इनकी पत्नी का नाम था नलिनी देवी, जो जिनका जन्म हुआ था 1883, जन्म नहीं, इनकी शादी हुई थी 1883 को, और जिनकी डेथ हो जाती है 1902 को। इनके 5 बच्चे थे, जिसमें 3 बेटियां और 2 बेटे थे। कई सारे जो बच्चे थे वो युवावस्था जैसे आई थी उससे पहले चल बचे थे। फिर बात करें इनके सिबलिंग की, तो रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं वो अपने जैसे टोटल जैसे 13 भाई बहन थे, उनमें से सबसे युवा थे, सबसे छोटे थे। ठीक है, तो इनके जो मुख्य भाई हैं उनमें देखिए सत्येंद्र नाथ टैगोर, जो कि पहले आईसीएस ऑफिसर थे भारत के। फिर है द्विजेंद्र नाथ टैगोर, जो फिलोसोफर और पोइट थे। ज्योतिरेंद्र नाथ टैगोर जो है वो प्ले राइट और म्यूजिशियन थे। और स्वर्ण कुमारी देवी जो इनकी बहन थी वो जैसे नोवेलिस्ट थी। तो ये जो बात है इसमें, अब देखिएगा इसमें एक जो है और नाम आता है जिनका नाम है गीतेंद्र नाथ। क्या नाम है? गीतेंद्र नाथ। गीतेंद्र नाथ जो थे उसकी बेटी थी जिसका नाम था शर्मिला टैगोर, और शर्मिला टैगोर जो है वो सैफ अली खान जो है, ठीक है, सैफ अली खान जो है उसकी माँ का नाम है। सैफ अली खान जो है उनकी माँ का नाम है। इसका मतलब सैफ अली खान के जो नाना है गीतेंद्र नाथ, वो रिलेटिव हुआ करते थे, ठीक है, किसके? रविंद्रनाथ टैगोर की। तो ये सामान्य सी बात है, इसमें आ गया तब अपने देख लिया। ये अपने आप में एक वर्सेटाइल जीनियस थे। वर्सेटाइल जीनियस मतलब विभिन्न प्रतिभाओं के दिन, जैसे पोइट थे, नोवेलिस्ट थे, ड्रामेटिस्ट थे, असेट थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, पेंटर और फिलोसोफर थे। ठीक है, ऐसी बात है। ठीक, फिर ये मुख्य बात है, इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि आपसे सीधा प्रश्न पूछे कि भी हाँ रविंद्रनाथ टैगोर वॉज अ पोइट, नोवेलिस्ट, ड्रामेटिस्ट, ये सारे थे या कोई एक नहीं था, यानी नहीं थे ऐसे पूछ सकता है, तो ये ध्यान रखना है। फिर है नोबल लॉरिएट। लॉरिएट का मतलब होता है एक बहुत ही पुरस्कृत या सम्मानित व्यक्ति। तो कैसे थे ये? यानी पहले एशियन है जिनको नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर में 1913 को। तो ये एशियन के बारे में पूछ सकते हैं, या फिर पहले नॉन यूरोपियन। तो ये दोनों बात आपको ध्यान रखनी है, और ये मिला था इनको गीतांजलि के लिए। ठीक है, फिर देखिए आगे इनकी एजुकेशन है वो सामान्य सी बात है, जैसे हम देखते हैं कि होम स्कूल या जैसे प्राइवेट ट्यूटर के माध्यम से ये यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में भी पढ़ने गए थे, लेकिन डिग्री पूरी नहीं की थी। और इन्होंने एक्सपोज किया था। एक्सपोज का मतलब खुलासा करना या उजागर करना, जो वेस्टर्न लिटरेचर म्यूजिक है वो लोगों के सामने लेके आए थे। ये सामान्य सी बात है। मुख्य बात इसकी ये है कि जो राइटिंग स्टाइल और इनका जो जोनर है उसकी बात करें, पोइट्री, शॉर्ट स्टोरी, नोवेल, ड्रामाज, असेइस्ट, सॉन्ग्स, ये सारे लिखते थे। तो सॉन्ग लिखने वाला पोइट होता है, असेइस्ट होता है, ड्रामेटिस्ट होता है, नोवेलिस्ट होता है। तो ये भी इसमें ड्रामा में आ गए, और पोइट्री जैसे यहाँ पे पोइट। तो ये इसी प्रकार से ये भी नाम अगर आपने याद रख लिए तो ये काम आएंगे, जैसे ये वाली बात है। और यहाँ पर जैसे हमने देखा ये वर्सेटाइल जीनियस जो है, पोइट, नोवेलिस्ट, ये सारी बात सेम ही है। ठीक है, फिर देखिए राइटिंग स्टाइल। राइटिंग स्टाइल में इनके जो लिखने का तरीका है वो लिरिकल, यानी जैसे गाए जाने वाले, और सिंबॉलिकल, जिसका अर्थ निकलता था इंडियन ट्रेडिशन और मॉडर्निज्म, आधुनिकवाद का एक ब्लेंड था इनके राइटिंग में। फिर है डीप फिलोसॉफिकल, लिखते थे स्पिरिचुअल अंडरटोन्स। अंडरटोन्स का मतलब यहाँ पे होगा कि जो भाव है, जो भाव थे वो काफी स्पिरिचुअल हुआ करते थे, और इमेजरी में काफी रिच थे। सोशल रियलिज्म और ह्यूमनिज्म इसमें मौजूद है। ठीक है, फिर उसके बाद देखें अपने कि जो लिटरेरी पीरियड है वो बंगाल रेनेसा के माध्यम से थे, यानी उसमें ये जो पीरियड था उसमें देखते हैं मॉडर्न इंडियन लिटरेचर एरा जो है उससे संबंधित थे। गांधी जी के समकालीन माने जाते हैं ये, लेकिन यद्यपि
गांधी जी के समकालीन समय से है, आइडियोलॉजिकली उनसे डिफरेंट थे ये, ठीक है ना, ये बात करनी है। पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट इनका नहीं था, लेकिन राइटिंग के माध्यम से ये क्या है, पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट इनका वैसे तो नहीं था, लेकिन नेशनल मूवमेंट में अपनी राइटिंग से इन्होंने काफ़ी प्रभावित किया। गांधी जी से मिले भी थे ये, और अपने व्यूज हैं वो नॉन वायलेंस पे और नेशनलिज्म पे इन्होंने बात कही थी। इनके कई सारे जो आइडियाज़ हैं, यानी उनका जो विचार ये था कि नेशनलिज्म जो है, राष्ट्रवाद जो है, वो आध्यात्मिक और जैसे सार्वभौमिक हो, ये इनकी विचार थे। फिर देखिए जैसे कई सारे जो मिनिस्टर हैं उनके साथ इनके संबंध, जवाहरलाल नेहरू को काफ़ी प्रभावित की थी इनके जो विचार थे वो। राधा कृष्णन जो थे, इन्होंने इसको एडमायर किया था, टैगोर की जो एजुकेशनल और फिलोसॉफिकल कंट्रीब्यूशन उसको, और इनको कई सारे जो प्रेसिडेंट है उन्होंने ऑनर भी किया था, ठीक है। तो ये बात अपने सामने आती है। फिर देखें जैसे कि जो नेशनल एंथम है कंपोज्ड बाय हिम, इनके द्वारा, जैसे जनगण मन भारत का, अमर सोनार बांग्लादेश का है, ये इंडिया का, श्रीलंका वाला भी इनके काम जो है, यानी नेशनल एंथम इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज वर्क, उसके काम से काफ़ी प्रभावित था। इनको कई सारे जो ऑनर्स मिले हैं, सम्मान मिले हैं, जो देखिए, और इन्होंने क्या अपने एक्शन लिया, प्रतिक्रियाएं दी। तो नाइटेड, यानी इनको नाइटहुड की उपाधि प्रदान की गई थी जॉर्ज पंचम के द्वारा, यानी किंग जॉर्ज द फिफ्थ के द्वारा। लेकिन इन्होंने क्या किया, रिनाउंस्ड, यानी उसको क्या कर देते हैं, ये त्याग देते हैं नाइटहुड की उपाधि। क्यों? क्योंकि 1919 में जैसे भारत में एक प्रोटेस्ट हुआ था, जलियांवाला बाग मैसकर, ठीक है ना, जलियांवाला बाग मैसकर हुआ था ना, तो जो नरसंहार हुआ था, ठीक है, उस नरसंहार के कारण इन्होंने क्या है, अपनी उपाधि प्रदान वापिस लौटा दी थी। और गीतांजलि को W.B. यीट्स यानी विलियम बटलर यीट्स जो है, उन्होंने क्या इंट्रोडक्शन दिया था, इंग्लिश गीतांजलि जो है वो लिखी गई थी, यानी यहाँ पर जो लिखी गई है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया था W.B. यीट्स ने, ठीक है। अब देखेंगे इनके जो वर्क हैं वो, इनके वर्क में सबसे पहले आता है आपके पास गीतांजलि जो 1912 यानी 1912 में लिखा गया था, एक पोएटिक कलेक्शन है जिसमें ये डीप स्पिरिचुअल डिवोशन, तो आपको जैसे ध्यान रखने वाली बात है कि इसका जो थीम था वो स्पिरिचुअल डिवोशन, सरेंडर हो गया, और डिवाइन यूनियन के बारे में, और भारतीय जो रहस्यवाद है, ठीक है ना, भारतीय जो रहस्यवाद है उसके बारे में ये बातें करते हैं, ठीक है। अब देखेंगे जोनर क्या है, पोइट्री, यानी इसका जोनर क्या है, ये पोइट्री है। फिर ट्रांसलेटेड बाय टैगोर, बंगाली से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था गीतांजलि को, ठीक है ना। और एक तरफ इंग्लिश गीतांजलि जो लिखी थी वो W.B. यीट्स ने भी लिखी थी। इसमें 103 पोइम्स है, 103 इंग्लिश एडिशन में, और इसी के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है। अब देखेंगे जैसे सामान्य सी बात है कि थीम क्या है गीतांजलि का, डिवोशन, स्पिरिचुअलिटी, सरेंडर टू गॉड, और रिकॉग्निशन क्या है, ए सिंबल ऑफ इंडियन कल्चर हेरिटेज से अपने को ये पता चलता है, ये प्रतीक है, जो गीतांजलि है वो प्रतीक किसका है, इंडियन कल्चर हेरिटेज का प्रतीक है। फिर जैसे इसमें दूसरा पार्ट आता है जीनियस ऑफ वाल्मीकि, यानी वाल्मीकि प्रतिभा, तो 1881 में लिखा गया था, एक म्यूजिकल ड्रामा है जो वर्णन करता है किसका, मोरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बैंडिट, रत्नाकर, यानी इसमें एक बैंडिट, एक डाकू थी, डाकू होता है, ठीक है ना, बैंडिट माने डाकू, जो डाकू था क्या नाम है, रत्नाकर, जो बन जाता है क्या, वाल्मीकि बन जाता है। तो सेज, इसका ऐसे फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऐसे होगा, सेज, ऐसे, ठीक है, सेज, इस प्रकार से इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है। तो आप ऐसे जैसे मैस्कर है, सेज है, या फिर जैसे लॉरियट जैसे हमने देखा था, ऐसे जो बात है उनको आप इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन अपने रखें, क्योंकि क्वेश्चन आ सकते हैं कहीं से भी, तो अपने जो ऐसे लगे उनको देखो, ठीक है। तो ये जोनर इसका क्या है, म्यूजिकल ड्रामा है। थीम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रोबर रत्नाकर इनटू सेज वाल्मीकि में, और ये इसका महत्व क्या है, टैगोर के जो शुरुआत में म्यूजिकल प्ले थे उनमें ये बेस्ट मानी जाती है, ठीक है। फिर आता है मुक्त धारा में एक राजनीतिक प्रतीकात्मक नाटक है ये, जहां पर क्या है, साइंस जो है वो चैलेंज करता है प्रकृति को, ठीक है, जिसमें एक वाटरफॉल जो है वो किसका सिंबल है, फ्रीडम का है। और ये ड्रामा जो है वो क्रिटिक करता है किसको, क्रिटिक का मतलब होता है आलोचना करता है किसका, ऑथोरिटेरियन कंट्रोल, यानी एक ऑथर के द्वारा जो कंट्रोल होता है वो, और व्याख्या करता है स्पिरिचुअल लिबर्टी का और ह्यूमन हार्मोनी का, हार्मोनी यानी सामंजस्य का, किसके ऊपर, जो टेक्नोलॉजिकल डोमिनेंस होता है, टेक्नोलॉजिकल जो प्रभुत्व होता है उस पर, ठीक है। ये बात अपने को देखना है। फिर देखें जैसे इसका जोनर क्या है, इसका जोनर पॉलिटिकल एल्गोरिकल ड्रामा है। इसके जो करेक्टर है, मेन करेक्टर, वो विभूति, ठीक है, रिप्रेजेंट्स करता है साइंस को एंड ह्यूमन कंट्रोल ओवर नेचर को, यानी मनुष्य का जो प्रकृति पर अपना जो प्रभाव है उसकी बात करता है। इसका थीम
थीम क्या होगा, कन्फ्लिक्ट बिटवीन साइंस एंड ह्यूमैनिटी। और सिंबल जैसे वाटरफॉल फ्रीडम का हो गया, ये कई सारे कॉलोनियल जो एल्गोरी था उसमें कई बार इसको देखा गया है, ठीक है। फिर आता है द सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस का मतलब होता है विसर्जन। 1890 यानी 1890 में लिखा गया था। ये ड्रामा जो है वो एक जैसे क्लैश दर्शाता है किसके, रिलीजियस यानी जो रिचुअलिज्म का मतलब होता है अनुष्ठानवाद, यानी जो भी हम प्रक्रियाएं करते हैं, जो अनुष्ठान करते हैं, जो धार्मिक अनुष्ठान है उसके ऊपर क्या, और ह्यूमन कंपैशन और मनुष्य की भावना। जैसे यहाँ पे किंग गोविंदा है, वो क्या करता है, अपोज करता है, विरोध करता है किसका, एनिमल सेक्रीफाइस, यानी जानवरों की बलि दी जाती है, जानवरों की बलि दी जाती है, उस पर क्या करता है, एक अपोज करता है वो, यानी विरोध करता है। उनका एम्बोडिंग टाइप ऑफ एथिकल वैल्यू, यानी नैतिक जो गुण है, नैतिक मूल्य, उनकी बात करता है कि हमें क्या है, ब्लाइंड ऑर्थोडॉक्सी फॉलो नहीं करनी है। ऑर्थोडॉक्सी का मतलब यहाँ पर आप देखोगे कि जो रूढ़िवादिता है, जो पौराणिक यानी पुरानी जो बातें हैं जैसे चली आ रही हैं, ऑर्थोडॉक्सी यानी रूढ़िवादिता, उसी बातों पर ऐसी बातें नहीं करें, ऐसे बतलाया गया है। ये अपने आप में इसका जो जोनर है वो है ड्रामा। थीम रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी वर्सेज ह्यूमैनिज्म। और करेक्टर किंग गोविंदा जो है वो अपोज करता है एनिमल सेक्रीफाइस को। रघुपति है जो हेड प्रिस्ट है, और पर्णा यानी रघुपति की बेटी है। और इसमें सिग्निफिकेंस है कि क्रिटिक ब्लाइंड फेथ, यानी ब्लाइंड फेथ का मतलब है कि आप आंख मूंद कर हर चीज पर विश्वास करते हो उस बात के बारे में। और वायलेंस जो हिंसा है इन द नेम ऑफ रिलीजन, धर्म के नाम पर जो हिंसा की जाती है उसके बारे में ये क्रिटिक करते हैं इस बात को, ठीक है। फिर आता है डाकघर यानी जैसे द पोस्ट ऑफिस, अंग्रेजी में नाम है इसका, 1912 को लिखा गया था। ये एक सिंबॉलिकल प्ले है जो टर्मिनली इल बॉय, टर्मिनल में अंततः एक बीमार लड़का होता है, अमल नाम है जिसका, जो सपने देखता है बियॉन्ड फ्रीडम वॉल्स, यानी अपनी जो स्वतंत्रता हासिल करता है, जो पूरी दीवार को तोड़ के बाहर की बात करता है, ठीक है। और इसके बाद क्या करता है, ये इंटरप्रेट करता है, वर्णन करता है किसका, एल्गोरी का ऑफ डेथ, यानी प्रतीकात्मक तौर पर जो मौत है उसके बारे में बतलाता है। स्पिरिचुअल लिबरेशन, यानी मौत को क्या बताया है, मौत को स्पिरिचुअल लिबरेशन बताया है। और इटर्नल रिलीज यानी आंतरिक भाव से हम स्वतंत्र हो जाते हैं, ऐसी बात करता है वो। जोनर इसका है सिंबॉलिकल प्ले, जिसमें करेक्टर, ये याद रखना है, करेक्टर आते हैं अमल जो एक बीमार लड़का है, और स्वतंत्रता और आध्यात्मिक जो रिलीज, यानी जैसे यहाँ पे स्वतंत्रता की बात करता है, जैसे ठाकुरदा है, अन्य जो करेक्टर आते हैं ठाकुरदा, सुधा, डॉक्टर। इसमें थीम क्या है, डेथ एज ए रिलीज और लॉन्गिंग फॉर अननोन, जैसे अज्ञान बात है उसके, अनजान बात है उसकी स्वतंत्रता की बात करता है। ये ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय देवव्रता मुखर्जी के द्वारा इसको ट्रांसलेट किया गया है इंग्लिश में, ठीक है। जैसे बंगाली में लिखा हुआ था और इंग्लिश में लिखा गया था ये, ठीक है। और इसके अडोप्टेशन की बात करें तो वाइडली परफॉर्म्ड इंटरनेशनली, काफी बात हुई है। अडोप्टेड इनटू हिंदी मूवी, डाकघर नाम से हिंदी मूवी भी बनी हुई है। और जूइस जो गेटोज थे, ठीक है ना, जूइस गेटोज यानी जो संकुचित क्षेत्र है ना जूइस के, यहूदियों के, वर्ल्ड वॉर सेकंड के दौरान, उसमें ये सिंबॉलिकल थीम था लिबरेशन थ्रू डेथ, यानी अगर आपकी मौत होगी तो आपको स्वतंत्रता मिल रही है। फिर आता है घरे बैठे, जैसे होम एंड द वर्ल्ड, जैसे 1916 में लिखा गया था। ये एक्सप्लोर करता है नेशनलिज्म को, जेंडर डायनेमिक्स बतलाता है, पर्सनल फ्रीडम के बारे में। तो बिमला जो है इज टोर्न बिटवीन लिबरल जो एक स्वतंत्र निखिल था, और फियरी और काफी विध्वंसक नेशनलिस्ट था संदीप उनमें। हाईलाइटिंग कन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियलिज्म वर्सेज एक्सट्रीमिज्म, आइडियलिज्म यानी आदर्शवादिता, ठीक है ना। एक्सट्रीमिज्म का मतलब हो गया उग्रवादिता। आदर्शवादिता और उग्रवादिता के बीच में क्या है, एक कन्फ्लिक्ट है, एक विरोधाभास दर्शाया जा रहा है इसमें, ठीक है। इसका जो टाइप है वो है नोवेल। करेक्टर इसमें निखिल जो एक रैशनलिस्ट है, लिबरल है, ठीक है ना, यानी उदारवादी है एक। बिमला जो है उसकी पत्नी है, टोर बिटवीन आइडियाज, जो अपने विचारों से बंटी हुई है। संदीप जो काफी पैशनेट नेशनलिस्ट है और एक्सट्रीमिस्ट है वो अपने आप में, ठीक है। थीम इसमें नेशनलिज्म वर्सेज ह्यूमैनिज्म और जेंडर रोल्स के बारे में बतलाया गया है। इस पर एक मूवी बनी हुई है, सत्यजीत रॉय ने इस पर फिल्म बनाई है 1984 में, ठीक है। फिर है चंडालिका जो है इसमें एक डांस ड्रामा है, बहुत ही अच्छा, एड्रेसिंग कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, यानी जातिगत जो भेदभाव होते हैं उसके बारे में, और सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में है। एक अनटचेबल लड़की होती है जिसका नाम है प्रकृति, जो जागृत होती है सेल्फ वर्थ थ्रू बुद्धिस्ट टीचिंग। यानी इसमें कहानी क्या है कि एक लड़की होती है जो अपनी माँ को बोल के, प्रकृति जो है वो अपनी माँ को बोल के और विचक्राफ्ट करती है, जादू करती है एक आनंद पे, तो आनंद को अपने उस पर स्पेल किया जाता है, ठीक है।
उस पर स्पेल करती है और उसको क्या है जादू टोनों के माध्यम से, मंत्रों के माध्यम से उसको बुला लिया जाता है, सिर्फ अपने खुद की इच्छाओं के लिए। तो इसमें इस प्रकार की कहानी जो है वो बतलाई गई है। तो देखिए, जैसे आनंद है, एक डिसाइपल था किसका, बुद्धा का, और अंततः उसे ज्ञान होता है और वो वापिस चला जाता है। ठीक है, तो एक डांस ड्रामा है, प्रकृति अनटचेबल गर्ल है, आनंद जो है वो डिसाइपल ऑफ बुद्धा, बुद्धा का एक जैसे अनुयायी है। थीम इसका है सेल्फ वर्थ, कास्टिज्म और सोशल रिफॉर्म। ठीक है, सिंबोलिज्म है बुद्धिज्म एंड इनर ट्रांसफॉर्मेशन, आंतरिक तौर पर बदलाव कैसे करें ये बताया गया है। फिर अपने पास आता है चित्रा, एक लिरिकल वन एक्ट प्ले है, एकांकी है, जो महाभारत से लिया गया है, जिसमें प्रिंसेस चित्रा जो है वो बदल जाती है, रूप बदल लेती है अपने आप का अर्जुन का प्यार जीतने के लिए। और प्रोबिंग, प्रोबिंग मतलब जो खोजती है आइडेंटिटी, अपनी पहचान, जेंडर रोल्स है इसमें, और टेंशन बिटवीन अपीयरेंस एंड एसेंस, अपीयरेंस यानी कैसे दिखाई दे और उसका सार क्या निकलता है। वन एक्ट प्ले इसका जोनर हो गया। करेक्टर इसमें चित्रा है जो वॉरियर, काफी जैसे बहादुर एक प्रिंसेस है मणिपुर की। अर्जुन जो है वो पांडवों का राजकुमार है। थीम इसमें आइडेंटिटी, जेंडर रोल और लव बियॉन्ड इल्यूजन। ठीक है ना, जो भ्रम के आगे की जो कहानी है उसके बारे में महाभारत से इसको लिया गया है। ठीक है, फिर आता है गोरा। गोरा जो है वो एक पॉलिटिकल, एक राजनीतिक और जैसे फिलोसॉफिकल नोवेल है, जो एग्जामाइन करता है रिलीजियस आइडेंटिटी को, नेशनलिज्म को, सेल्फ डिस्कवरी को। गोरा जो है वो राइज्ड हिंदू, यानी एक हिंदू था, लर्न्स ऑफ हिज आयरिश ओरिजिन्स, और अपने आयरिश ओरिजिन को अपने को जैसे पता चलता है, इसको भी आयरिश ओरिजिन हुआ इसका। और प्रॉम्प्टिंग, प्रॉम्प्टिंग का मतलब प्रेरणा देता है, जो क्राइसिस और रीडेफिनेशन ऑफ सेल्फ, और उसके बाद वो अपनी परिभाषा पुनः प्रदान करता है। ठीक है, जेंडर जो है वो नोवेल है, इसका थीम आइडेंटिटी, नेशनलिज्म, कास्ट और रिलीजन्स। और इसके करेक्टर हैं गोरा, जो राइज्ड हिंदू है, हिंदू के तौर पे पला बड़ा है ये, और लेकिन बाद में पता चलता है कि वो तो एक आयरिश है। ठीक है, बिनोय, सुचित्रा, परेश बाबू, ये सारे के सारे इसके अन्य करेक्टर हैं। इस पे फिल्म बनी हुई है, उत्पल दत्त के द्वारा इस पर मूवी बनाई गई है। ठीक है, फिर आता है काबुली वाला। काबुली वाला एक पोइनेंट, एक मार्मिक शॉर्ट स्टोरी है, जिसमें बतलाया जाता है किसके बारे में, एक बॉन्ड होता है बिटवीन अफगान फ्रूट सेलर, अफगान का एक फ्रूट सेलर होता है और एक बंगाल की लड़की होती है। रिफ्लेक्ट थीम ऑफ पैटर्नल, एक जैसे पितृतात्मक, जैसे पितृसत्तात्मक जो प्यार होता है उसके बारे में बतलाता है। क्रॉस कल्चर, यानी इधर अफगान की कल्चर और इधर जैसे बंगाली या इंडियन कल्चर है, उसके बारे में फ्रेंडशिप दर्शाता है। और इमोशनल जो है ना, यूनिवर्सलिटी, यानी एक बहुत ही स्वाभाविक वास्तविकता से बतलाता है। शॉर्ट स्टोरी है। अब इसमें देखेंगे अपने जो कहानी है, उस कहानी में करेक्टर है रहमत, अफगान ड्राई फ्रूट सेलर है, जैसे ये जो मेवे वगैरह बेचने के लिए आता है। मिनी जो है वो लड़की का नाम है, जो एक छोटी सी बंगाली गर्ल है। थीम इसका आता है ह्यूमन बॉन्ड बियॉन्ड नेशनलिटी। ठीक है, और इस पर जैसे कई सारी हिंदी में और बंगाली में फिल्म बनी हुई है। और 1961 में बलराज साहनी के द्वारा जैसे जो कलाकार थे इसमें, और मूवी बनी हुई है काबुली वाला, जैसे काबुली वाला जो है वो मूवी बनी हुई है। फिर देखिए थॉट रेलिक्स, थॉट रेलिक्स है 1921 में लिखा हुआ है। ए कलेक्शन ऑफ फिलोसॉफिकल एंड स्पिरिचुअल असेज है, रिफ्लेक्टिंग टैगोर्स इंट्रोस्पेक्टिव थॉट। यानी इंट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है जैसे इसमें वो अपनी जैसे आत्मचिंतन की जो विचार है उनको बतलाता है, ऑन लाइफ, डिवाइनिटी के बारे में, लव के बारे में, ह्यूमैनिटी के बारे में। और ये जो विजन है, जो अपनी यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, समझ है, उसके बारे में बतलाता है। जॉनर इसका असेईज है। ठीक है, असेई के रूप में लिखा हुआ है और पब्लिश्ड इन इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश में पब्लिश हुआ। और इसका रिफ्लेक्शन जो है जो यानी इसमें दिखाई देता है आपको स्पिरिचुअलिटी, यानी जैसे और फिलोसॉफी दिखाई देती है। ठीक है, फिर आता है रिलीजन ऑफ मैन, 1931 में लिखा गया। तो ये जो लेक्चर है वो डिलीवर किया गया था जैसे ऑक्सफोर्ड में। दिस वर्क, ये जो काम था वो प्रभाव डालता है यूनिवर्सल स्पिरिचुअलिटी के बारे में। डिवाइन इन मैन, जो आध्यात्मिकता मनुष्य में होती है, दैवीयता जो मनुष्य में उसमें, और जो सामंजस्य है जो जितने भी जो धर्म है उनका, उसमें ड्रॉविंग फ्रॉम बोथ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न फिलोसॉफीज, यानी ईस्टर्न और वेस्टर्न जो दार्शनिकता है उन सब के बारे में बतलाता है। तो एक बात इसमें ये कह सकते हैं कि ये अपने आप में एक असही है या लेक्चर है, एक लेख है, जैसे भाषण दिया गया है। इसमें ये जो लेक्चर था वो कहाँ दिया गया था, ऑक्सफोर्ड में। ठीक है ना, हिबर्ट लेक्चर के तौर पे माना जाता है। यूनिवर्सल स्पिरिचुअलिटी, ह्यूमनिज्म और यूनिटी ऑफ ऑल फेथ, यानी सभी के विश्वास की ये एक यूनिटी के तौर पे दिखाई गई है। फिर आता है अपने पास द गार्डनर, ये एक पोइट्री कलेक्शन है जहां पर रोमांटिक और स्पिरिचुअल लव जो है ना इंटरवाइन, यानी आपस में बंधे हुए हैं।
और पोइम जो है वो व्याख्या करती है किसके बारे में, लॉन्गिंग के बारे में, इच्छाओं के बारे में, प्रकृति के बारे में और हमारा जो यूनियन है उसके बारे में। और उसके बाद एक्सप्रेशन होती है इसमें इमोशन की और फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शन भी दिखाई देता है। पोएट्री कलेक्शन है ये अपने आप में। इसको ट्रांसलेट किया गया था टैगोर के द्वारा, खुद इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था। लव पोइम्स है, इसमें सिंबॉलिकल और स्पिरिचुअल अंडरटोन्स है, यानी ये भाव रखे गए हैं इसमें। ठीक है, फिर देखिए जो अचीवमेंट्स जो थे इनके द्वारा, फर्स्ट यानी जैसे अगर देखें फर्स्ट एशियन नोबेल लॉरिएट इन इंग्लिश, यानी 1913 में मिला था ये। विश्व भारती यूनिवर्सिटी जो है शांति निकेतन में जैसे स्थापना की इन्होंने, उसके फाउंडर थे। कई 2 देशों के इन्होंने एंथीम कंपोज किए हैं और कई सारे नेशनलिस्ट, लिटरेरी और आर्टिस्टिक मूवमेंट जो उनको प्रभावित भी किए इन्होंने ग्लोबली। जैसे इसको जैसे रविंद्रनाथ टैगोर को एडमायर करने वाले में जैसे रोमन रोलैंड थे, W.B. यीट्स थे, अल्बर्ट आइंस्टीन थे और अन्य जो सारे खूब सारे थे। इन्होंने एक्टिव पार्ट लिया था इंडियन सोशल और कल्चरल रेनेसां, यानी जो पुनर्जागरण लेके आए थे उसमें। ठीक है, और इसी के साथ जैसे अपना ये पॉइंट है वो पूरा होता है। और साथियों जैसे आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कंटेंट कैसा लगा ये जरूर बतलाइएगा। इसी के साथ धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।